हम लोग पिछला लेक्चर में देख चुके थे कि कार्नोट इंजन स्टार्ट किए थे लेकिन ख़त्म नहीं हुआ था। तो आज हम लोग उसी के पर आगे बढ़ेंगे और कार्नोट इंजन का वर्क डन निकाल चुके थे। आज निकालना एफिशिएंसी। तो वर्क डन मेरा टोटल जो वर्क डन था सो कितना निकला था। वर्क डन जो निकला था सो Q1 माइनस Q2 निकला था। लेकिन इसमें हम लोग निकालने थे कि आइसोथर्मल देखे थे क्या होता है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। और आज हम लोग एफिशिएंसी देखना है। उससे पहले जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट निकला था वो लिख देते हैं कि W1 निकला था जो Q1 के बराबर था। वो क्या निकला था, जो निकला था क्या RT1, उसको लिख लेते हैं पहले हम कि W1 जो निकला था वो क्या निकला था। तो RT1 निकला था log E V2/V1 निकला था। और W2 क्या निकला था, W2 निकला था मेरा R/1 माइनस गामा T2 माइनस T1। W3 निकला था क्या, W3 निकला था मेरा RT2 log E V3/V4। आप लोग पिछला लेक्चर में जाके देखिएगा निकला था तो। अब W4 हो गया मेरा R/1 माइनस गामा T2 माइनस T1। अब निकल चुका था। अब हम लोग एफिशिएंसी देखते हैं। एफिशिएंसी सबसे पहले कहते हैं किसको है, तो देखिए कि हम लोग जितना हिट कितना लिए थे Q1, और वो जितना हिट लिए और वो हिट लेकर कितना वर्क डन में कन्वर्ट कर चुका है, उसी को हम कहते हैं कि वो एफिशिएंसी। मतलब एफिशिएंसी उसको कहते हैं कि हिट लेकर वर्क डन में कितना कन्वर्ट कर पाया। तो एफिशिएंसी हम लोग इसमें जो एफिशिएंसी देखे हैं, एफिशिएंसी पे बराबर क्या होता है, सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं एफिशिएंसी का। तो एफिशिएंसी का होगा कि हीट जो है कन्वर्टेड करता है कितना, हीट कन्वर्टेड टू वर्क डन कन्वर्टेड इनटू वर्क बाय टोटल हीट। यानी कि जो एफिशिएंसी होता है इट्टा इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन जितना कन्वर्ट किया, कितना कन्वर्ट कर रहा है वर्क डन W, और कितना हीट लिए थे Q1। और W बराबर क्या आ चुका है हम लोग को Q2 माइनस Q1 माइनस Q2 बाय Q1। और जब इसको हम अगर चेंज करेंगे तो इट्टा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस Q2 बाय Q1। अब हम लोग को Q2 बाय Q1 निकालना है। तो Q2 का फार्मूला देखिए क्या आया मेरा, Q2 बराबर है W3। Q2 क्या आया RT2 log E V3/V4। और Q1 क्या आया है RT1 log E V2/V1। अगर पिछला लेक्चर नहीं देखें तो प्लीज़ पिछला लेक्चर देख के ही इस लेक्चर को देखिएगा तो ही समझ आएगा, वरना समझ नहीं आएगा। और हम लोग यहाँ रफली एक फिगर बना लेते हैं जो हम कल बनाए थे वो फिगर इधर था, पर भी इधर था वॉल्यूम, यहाँ हुआ था आइसोथर्मल एक्सपेंशन, यहाँ होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर हुआ था कंप्रेशन, फिर हुआ था यहाँ आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल। यहाँ से हीट Q1 लिया था सोर्स से, यहाँ Q2 दिया था, यहाँ था P1 V1 T1, यहाँ ये था, यहाँ B P2 V2 T2 T1, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट था, आइसोथर्मल में था। यहाँ C P3 V3 T2, और यहाँ D था P4 V4 T2। अब यहाँ से हम लोग देखें कि ये और B जो है सो सेम आइसोथर्मल में, तो जब सेम आइसोथर्मल में तो P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है 1/V बॉयज़ लॉ के तहत, यानी P भी कांस्टेंट होता है। और जब P भी कांस्टेंट रहता है सेम आइसोथर्मल में है तो क्या हो जाएगा कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। आइसोथर्मल के लिए यही लॉ लागू होता है, मतलब कि ये B में जो है उसके लिए क्या हो जाएगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और
सबसे पहले इसको हटाने के चलते आर तो कट गया, T2 और T1 इस सब हटाने के लिए हम ऐसा करते हैं। और देखिए बी और सी सेम एडियाबेटिक है, और एडियाबेटिक में क्या लागू होता था, तो पी भी गामा कांस्टेंट, और जब पी भी गामा कांस्टेंट लगेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ P2 है, यहाँ P3 है, यानी P2V3 गामा, P2V2 गामा इज इक्वल टू P3V3 गामा। इक्वेशन 2 हो गया किसके लिए, तो ये हो गया बी और सी सेम आइसो एडियाबेटिक में इसलिए। और फिर देखिए सी और डी सेम आइसोथर्मल में, और जब सेम आइसोथर्मल में तो क्या हो जाएगा, P3V3 इज इक्वल टू P4V4 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। और फिर देखिए कि ये और डी जो है से सेम एडियाबेटिक में, और जब सेम एडियाबेटिक में तो हो जाएगा क्या, P4V4 गामा इज इक्वल टू P1V1 गामा, इक्वेशन 5। अब क्या करते हैं कि 1 और 2 और 5 जो है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 5 नहीं 1 से 5 तक मल्टीप्लाई कर देते हैं सारे इक्वेशन। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, इधर भी देखिए P1 P2 P3 P4 है, तो इधर भी P1 P2 P3 P4, क्या कि LHS LHS से मल्टीप्लाई होता है RHS RHS से, और V1 हो गया, V2 गामा हो गया, V3 हो गया, V4 गामा हो गया। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा P1, इसमें क्या हो जाएगा, इधर भी है P1 P2 P3 P4, P1 P2 P3 P4, और फिर हो गया V2 V3 गामा V4 V1 गामा हो गया। तो यहाँ से देखिए P1 P2 P3 P4 इधर भी है, और P1 P2 P3 P4 इधर भी गया काम से। अब देखिए कि यहाँ क्या बचा, तो यहाँ देखिए V1 V2 गामा V3 V4 गामा, और यहाँ से V2 V3 गामा V4 V1 गामा। अब यहाँ से V1 इधर भी है और V1 इधर भी है, तो काम कीजिए पहले V2 इधर लाएंगे, तो V2 जब इधर आएगा तो बटम आएगा, और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, यानी V2 -1 हो जाएगा, गामा -1। और V4 गामा इधर है, और V4 देखिए यहाँ 1 है, इधर आएगा तो फिर V4 गामा -1 हो जाएगा। और इधर देखिए कि V3 है, और और इधर भी V3 है, अगर इधर आएगा V3 तो फिर गामा -1 हो जाएगा, यानी V3 गामा -1। और V1 भी इधर देखिए V1 1 है, और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, V1 गामा -1 हो जाएगा। अब यहाँ से गामा -1 सबका पावर है, मतलब गामा -1 हट जाएगा, तो सिंपली क्या हो जाएगा, V2 V4 इज इक्वल टू V3 V1। अब यहाँ से देखिए हम लोग को क्या करना है कि V3/V4, तो V3/V4 कर लेते हैं, तो V3/V4 निकाल लेते हैं, क्या हो गया, V3/V4 इज इक्वल टू V1/V2। अब जो वैल्यू आया है V3/V4 और V1/V2 ये तो बराबर आ गया, और जब ये बराबर आ गया तो देखिए यहाँ अगर बराबर कर देंगे तो 1 माइनस ये 8 से 8 तो पहले ख़त्म हो गया, यानी T2/T1 log ये यहाँ अगर V3/V4 की जगह V1/V2 अगर V2/V1 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, log ये V2/V1, यानी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब जो टोटल नेट इफिशियंसी है वो क्या आ जाएगा, नेट इफिशियंसी जो है सो क्या आ जाएगा 1 माइनस T2/T1। यही मेरा इफिशियंसी भी है, इफिशियंसी भी निकाल चुके हैं हम लोग। लेकिन यहाँ से हम लोग को क्लियर चल गया कि इफिशियंसी ऑफ द जो कार्नोट इंजन का इफिशियंसी है वो वर्किंग सबस्टांस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। हम लोग वर्किंग सबस्टांस क्या लिए थे, परफेक्ट गैस, लेकिन यहाँ देखिए कि परफेक्ट गैस पर निर्भर कर रहा है, ये किस पर निर्भर कर रहा है, ओनली ऑफ टेम्परेचर, किसका, सोर्स का टेम्परेचर और सिंक का टेम्परेचर पर ही ओनली निर्भर कर रहा है। इस तरह हम लोग देख चुके हैं। तो हम लोग इसका एक बार देखते हैं, इसका हम नोट्स क्या करें, अच्छा देख लेते हैं कि एक बार नोट्स आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, यहीं तुरंत निकाल के दिखा दे रहे हैं। पिछला लेक्चर का भी यही है, आप लोग देख लीजिएगा नोट्स, ठीक। देखिए यहाँ कार्नोट इंजन है, अब कार्नोट इंजन समझा भी देते, देखिए ये हीट इंजन इज ये प्रैक्टिकल अरेंजमेंट, यह एक प्रैक्टिकल अरेंजमेंट है जो कन्वर्ट करता है ऑफ कन्वर्टिंग हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क डन, हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क डन में कन्वर्ट करता है। एक्चुअल प्रैक्टिस में
द एफिशिएंसी ऑफ हीट एनर्जी, जो दूसरा हीट इंजन का एफिशिएंसी होता है वो बहुत स्मॉल होता है, लगभग 5 से 25% तक। और कार्नोट सबसे पहले इस इंजन को कार्नोट डिजाइन किया था, इसलिए इस हीट इंजन जो है सो प्रैक्टिस में नहीं है, एक्चुअल में नहीं। हम बताए थे पिछला में कि एक्चुअल में डिज़ाइन नहीं हुआ है, लेकिन इसका जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम होता है। अब पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट क्या होता है, इसका पार्ट्स देखें कि पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, इसके लिए फिगर देखें कि सबसे पहले ही पिस्टन था, सिलेंडर था, परफेक्ट गैस था, सोर्स था, स्टैंड था, T1 था। सबसे पहले सोर्स था। सोर्स क्या, ये सब लिख लीजिएगा, नोट्स कर लीजिएगा, आप लोग को काम देगा। जैसे हम ईट इज ये हॉट बॉडी मेंटेन एट ये कांस्टेंट हाई टेम्परेचर T1 के। और सिंक है, सिंक क्या हो गया, ईट इज ये कोल्ड बॉडी मेंटेन एट ये कांस्टेंट लो टेम्परेचर T2 के। हम बताए थे कि कोल्ड होता है, ये हॉट होता है। और स्टैंड नॉन कंडक्टिंग होता है। देखिए अब सिलेंडर लिए थे, सिलेंडर जो परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग वाल्व, इसका वाल्व जो है सो नॉन कंडक्टिंग है। और इट फिटेड विथ परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग, इसको फिट कर दिए थे परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग एंड फ्रिक्शन लेंस पिस्टन। इसमें पिस्टन फिट किए थे जिसका जो नॉन कंडक्टिंग था और फ्रिक्शन लेंस था। अब द सिलेंडर कंटेंस, सिलेंडर में कंटेंस करा दिए थे 1 मोल ऑफ परफेक्ट गैस, जो वर्किंग सबस्टांस था, वर्किंग सबस्टांस के रूप में काम कर रहा था। अब द सोर्स एंड सिंक ऑफ द लार्ज रिजर्वायर, बोले थे कि ये जो है सो रिजर्वायर क्या कि इसमें कुछ टेम्परेचर ले लें और कुछ टेम्परेचर दे दें, कोई असर नहीं होता। हीट so that their temperature remains unchanged during any transfer of heat to or from the cylinder। इसमें हीट अगर थोड़ा ले भी ले और थोड़ा भी दे रहे तो इसका टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहता है। अब हम लोग देखते हैं कि कार्नोट साइकिल, हम देखते हैं कार्नोट साइकिल 4 प्रोसेस से गुजरता है, हम लोग बताएं। तो इसमें जो वर्किंग सबस्टांस है उसको इमेजिन कर लेते हैं, गो थ्रू ये साइकिल ऑफ 4 प्रोसेस नॉन एज कार्नोट साइकिल। 4 प्रोसेस से इसको गुजरता है, उसी को कार्नोट साइकिल कहते हैं। और प्रोसेस 1 में देखते हैं कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन का होता है। देखिए फिगर है, हम बनाए थे अभी, आप लोग को बताएं क्या होता है, फिगर समझाए थे। इसमें पहला इनिशियल में प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ गैस इनसाइड द सिलेंडर इज P1 V1 T1 अभी रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट ए। पॉइंट ए में रिप्रेजेंट कर रहा है ऑन द इंडिकेटर डायग्राम में। अब लेट द सिलेंडर इज प्लेस्ड ऑन द सोर्स एंड द पिस्टन इज अलाउड टू मूव आउट स्लोली। हम बताएं कि पहला प्रोसेस में धीरे धीरे मूव करना है ऊपर की ओर। सो द गैस एक्सपेंड करता है, वॉल्यूम V1 टू V2, V1 से V2 एंड प्रेशर घटता है कहाँ से, P1 से P2। और अल्सो द टेम्परेचर ऑफ गैस फॉल्स, गैस का टेम्परेचर जो है फॉल्स करता है, घटता है। बट एज इट इज इन कॉन्टैक्ट विथ सोर्स, लेकिन एक सोर्स के कॉन्टैक्ट रहता है तो इट एब्जॉर्ब द रिक्वायर्ड हीट टू एक्सपेंड आइसोथर्मली। ये रिक्वायर्ड हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जितना चाहिए वो ले लेता है और वो एक्सपेंड करता है आइसोथर्मली एट टेम्परेचर T1 के साथ हुए एक्सपेंड करता है। दिस प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय आइसोथर्मल AB ऑन द इंडिकेटर डायग्राम। अभी देखेंगे इंडिकेटर डायग्राम में AB में दिखाए थे। और मान लिए कि Q1 जो है सो हीट एब्जॉर्ब किया सोर्स, बताएं कि Q1 एब्जॉर्ब किया। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट इज इक्विवेलेंट टू वर्क डन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से देखते हैं कि आइसोथर्मल में जो होता है सो हीट किसके एथी हो जाता है, तो वर्क डन के डायरेक्ट इन बराबर हो जाता है। तो वर्क डन बराबर देखें कि RT1 लोग V2 V1 कैसे निकलता है वो भी बताएं। प्रोसेस 2 में था एडियाबैटिक एक्सपेंशन। द सिलेंडर इज नाउ प्लेस्ड इन स्टैंड में इसको प्लेस किए एंड द पिस्टन इज अलाउड टू मूव आउट रैपिडली, इसको तेज़ी से पिस्टन को मूव किए। अब द गैस गैस उसका एक्सपेंड कर लिया एडियाबैटिकली एक्सपेंड किया फ्रॉम वॉल्यूम V2 से V3। और प्रेशर भी हुआ, किससे प्रेशर हुआ था हम लोग देखेंगे P2 से P3 एंड टेम्परेचर भी फॉल्स किया T1 से T2। अब दिस प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय एडियाबैटिक कर्व, इसे एडियाबैटिक कर्व से दिखाएं BC ऑन द इंडिकेटर डायग्राम। अब इसका वर्क डन देखें कि क्या होता है, R/1 माइनस गामा T2 माइनस T1। अब प्रोसेस 3 में था द सिलेंडर इज प्लेस्ड ऑन द सिंक। अब प्रोसेस 3 में आइसोथर्मल कंप्रेशन, अब इसको सिंक में रख दिए थे, द सिलेंडर को सिंक में रखा एंड पिस्टन इज मूव्ड इनवर्ड, पिस्टन को अंदर की ओर मूव किए स्लोली सो दैट गैस कंप्रेस, इसके चलते गैस कंप्रेस्ड हो गया और प्रेशर चेंज हो गया किससे P4 में एंड वॉल्यूम जो चेंज हो गया V4 में।
रिप्रेजेंटेड बाय आइसोथर्मल सीडी। पीवी डायग्राम में देखें कि सीडी से अब इसमें जो कंप्रेस हुआ हीट डेवलप हो गया Q2 इन कंप्रेशन से हीट डेवलप हो गया और कौन ऑब्जर्व कर लिया था, ऑब्जर्व कर लिया सिंक। सो द टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट रह गया T2 के। अब W3 मान के चलिए कि W3 किया यानी वर्क डन ऑन द गैस जो है क्या किया, वर्क डन हो गया कितना, वर्क डन देखिए हो गया R T2 भी log E V3/V4 जो एरिया प्रेशर फॉर्म में है एडियाबैटिक कंप्रेशन। अब इसमें देखिए द सिलेंडर इज प्लेस्ड ऑफ द स्टैंड में प्लेस कर दिए एंड पिस्टन इज मूव्ड इनवर्ड। अब पिस्टन को मूव किया इनवर्ड सो दैट द गैस कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली, इसलिए गैस कंप्रेस्ड हो गया एडियाबैटिकली टिल इट अटेन्स इनिशियल प्रेशर P1 वॉल्यूम V1 एंड टेम्परेचर T1 फिर से एडियाबैटिकली हो गया। दिस प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय एडियाबैटिक कर्व DA ऑन द कर्व इंडिकेटर डायग्राम। फिर DA से इसको दिखा दिए थे। W4 वर्क डन ऑन द गैस W4 माइनस V4 से V1 PdV। फिर इसको इंटीग्रेट करके बोले थे वर्क डन में हम एडियाबैटिक में निकाल चुके हैं कि R बार 1 माइनस गामा T2 माइनस T1 एरिया ऑफ DA, एरिया दिखाता है DAEF का। देखें टोटल वर्क डन। फिर देखें कि W1 W2 W3 W2 और W4 बराबर हो गया इसलिए W1 माइनस W3 हो गया था। अब एरिया ABCD ऑन इंडिकेटर डायग्राम में हो गया इतना। द नेट अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जर्व हो करिए कितना Q1 लिया Q2 दिया तो नेट अमाउंट ऑफ हीट हो गया Q1 माइनस Q2। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन बराबर डायरेक्ट हीट। अब इफिशियंसी आज देखें कि इफिशियंसी क्या होता है तो द इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क टू द टोटल हीट टेकन। जितना हीट टेकन के टोटल वर्क वो कन्वर्ट कर दिया। इफिशियंसी बराबर क्या होता है हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क बाय टोटल हीट। अब क्या होता है W/Q1, W वैल्यू निकालने थे Q1 माइनस Q2 Q1 इतना बराबर हो गया 1 माइनस Q2/Q1। N बराबर Q2 वैल्यू पुट कर दिया RT2 log E V3/V4। फिर Q1 के वैल्यू पुट कर दिया RT1 log E V2/V1। सिंस पॉइंट C A एंड B लाई ऑन द सेम आइसोथर्मल में लाइज किया देयरफॉर P1 V1 बराबर P2 V2। अभी देखें द पॉइंट्स BC लाई ऑन द सेम एडियाबैटिक में किया इसलिए हो गया P2 V2 गामा इज इक्वल टू P3 V3 गामा। अब द पॉइंट C एंड D लाई ऑन द सेम आइसोथर्मल देयरफॉर P3 V3 बराबर P4 V4 एंड द पॉइंट्स D एंड E लाई ऑन द सेम एडियाबैटिक देयरफॉर P4 V4 गामा इज इक्वल टू P1 V1 गामा। अब मल्टीप्लाइंग कोरोस्पोंडिंग साइंस ऑफ इक्वेशन 2 से 5 तक अगर एक्सपेंड किए तो वी गेट क्या हो जाएगा, देखें ये आया था फिर इसको सॉल्व किए थे तो देखें कि P1 V1 V2 V3 V4 क्या आया था। फिर इस तरह V2/V1 V3/V4 जब इसको इसमें पुट कर दिए थे पहले इक्वेशन में तो R कट गया log E V3 E भी कट गया तो इतना बराबर कुल टोटली जो बचा सो बचा क्या ये। अब दस द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी जो है इंडिपेंडेंट ऑफ द वर्क से इंडिपेंडेंट हो गया बट डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक। लेकिन ये डिपेंड्स किस में किया, सोर्स एंड सिंक पे। लेकिन आज हम इतना ही देखते हैं और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कार्नोट रिवर्सिबल हीट इंजन का जो है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका महत्व क्या है वो देखेंगे। फिर उसको देखेंगे कि देखिए अब यहाँ हम लोग एक चीज़ हम बता दे रहे हैं कि इफिशियंसी बराबर 1 माइनस T2/T1 हुआ तो कोई भी इंजन जो है सो अपना 100% नहीं दे सकता है। आखिर क्यों नहीं दे सकता 100%, तो यहाँ देखिए कि ईटा बराबर 1 माइनस T2/T1 है। अगर हम इसको एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा T1 माइनस T2 मतलब T1 सोर्स का था सिंक यानी जितना टेम्परेचर यहाँ से लिया और जितना दिया तो T1 से तो कुछ कम होगा, कुछ भी तो कम होगा। अगर 100% देने के लिए क्या होगा T2 0, लेकिन सिंक का टेम्परेचर 0 होगा तो क्या कार्नोट इंजन काम करेगा, कार्नोट इंजन तो काम नहीं करेगा। मतलब कि T2 0 नहीं हो सकता है, T2 का कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर होगा। अगर नहीं होगा तो काम नहीं करेगा, यानी कुछ वैल्यू होगा तो T1 से कुछ भी कम होगा, और अगर कुछ भी कम होगा तो T1 से कम हो जाएगा। और जब T1 से कम होगा तो क्या होगा 100% कभी, इसलिए ये 100% नहीं होता है। और अब देखेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो पढ़े थे उसमें भी कुछ लिमिटेशन है। उसमें क्या लिमिटेशन है, आखिर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बना क्यों बना, ये सब हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। अगर आपको पसंद आया होगा मेरा वीडियो
अगर हम पढ़ाते हैं वो अगर पसंद आया होगा, अगर लग रहा होगा कि नहीं हम पढ़ के एग्ज़ाम दे सकते हैं, बढ़िया एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आपको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना होगा, तभी हम आगे वीडियो डालेंगे। थैंक्स, आज के लिए इतना ही।